हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। ये हमारा म्यूचुअल फंड का दूसरा एपिसोड है, एपिसोड 2 हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज का, कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना था म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड होते तो 4000 तरीकों के हैं, लेकिन कुछ गिने चुने जो म्यूचुअल फंड होते हैं और कितनी कैटेगरीज होती हैं इनकी, वो हम आज जानेंगे, ठीक है। जो लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं और इसमें भी बहुत सारे होते हैं और बहुत कंपनियों के होते हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये नॉलेज दूंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या होती है और इसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, लो रिस्क वाले कौन से होते हैं, हाई रिस्क वाले कौन से होते हैं और एकदम मीडियम रिस्क वाले कौन से होते हैं। तो ये सीरीज का दूसरा पार्ट है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। बाकी हमारी सीरीज कहां तक चलेगी मुझे भी नहीं पता। म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। ये पहली कैटेगरीज होती है लिक्विड फंड, जिसको हम बोलते हैं। तो लिक्विड फंड में सबसे ज्यादा हमारा सबसे कम रिस्क होता है और लिक्विड फंड में हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, एक लिमिटेड, जितनी हमें गवर्नमेंट स्कीम्स में मिलता है, और एक फिक्स रिटर्न तो इसमें भी नहीं रहता, लेकिन इसमें हमारा रिस्क बहुत ही कम होता है। आप कह सकते हो कि 1 to 2% रिस्क होता है। इसका हम एक रिटर्न आ जाता है 6 to 8% रिटर्न इसमें लगभग मिलता है, गारंटीड नहीं है लेकिन इतना मिलता ही है, 6 से 8%। कई लोग क्या करते हैं, सैलरी अपने अकाउंट में ना रख के ये फंड खोल लेते हैं, लिक्विड फंड। मान लो HDFC का, ये कोई वीडियो रिकमेंडेड नहीं है, कोई किसी प्रोडक्ट के लिए भी कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, और मैं सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूं इस चीज के लिए। हम एक नाम ले लेते हैं, मतलब एक कंपनी ले लेते हैं कि किस टाइप का वो होता है। HDFC का लिक्विड फंड मान लो आपने ले लिया। इसमें क्या होता है, आप अपने अकाउंट में सैलरी रखोगे या आपको कोई पैसे पड़े हैं, उसमें अकाउंट में 4 से 3% आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लो सेविंग अकाउंट का। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी सैलरी इस फंड में भी रख सकते हैं, जो कि पर डे के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है, पर डे का। लिक्विड फंड में ये पर डे का इंटरेस्ट होता है हमारा। आप देखेंगे बहुत लो रिस्क वाला फंड होता है ये हमारा, बहुत ही लो रिस्क, ठीक है। इसमें 6 से 8% आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है इस फंड में। वैसे तो हर फंड में पर डे के हिसाब से मिलता है, वो तो कभी मार्केट ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो उस हिसाब से हमारा पैसा इंक्रीज होता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। इसलिए ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है, ध्यान देना। तो हमारा ये लिक्विड फंड जो होता है, इसमें हमारा जीरो रिस्क 1 to 2% रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये मान के चलते हैं हम। एक सेफेस्ट माना जाता है इसको, एक लिक्विड फंड को। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लिक्विड फंड। दूसरा हमारा आ जाता है डेट फंड, जिसमें हमारा लगभग 6 से 8% ही इंटरेस्ट मिलता है हमें। इंटरेस्ट मिलता है मतलब रिटर्न मिलता है, साल का ROI जिसको हम कहते हैं। उस हिसाब से हमारा पैसा बढ़ता है, जितना FD में हो गया, सुकन्या समृद्धि में हो गया, लगभग हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 8% तो बढ़ ही जाता है। तो ये मैं अभी लो रिस्क से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको हर फंड की नॉलेज रहे। अब लिक्विड फंड में कौन कौन से फंड आते हैं, हर कंपनी के फंड आ जाएंगे आपके। HDFC जो मैंने बताया था, ICICI के हो गए, ये मोस्टली हर कंपनी आजकल, निपॉन के हो गए, आपके SBI हो गए, मोस्टली हर बैंक के लिक्विड फंड्स आते हैं। तो डिपेंड ऑन यू, आपका कौन सा लेना है, आपको कैसे लेना है, बैंक में जाकर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगला आ जाता है हमारा डेट फंड। डेट फंड भी हमारा लो रिस्क फंड होता है, इसमें ज्यादा हमारा रिस्क नहीं होता। इसमें भी हमारा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना मिलता है, तो हमारा इतना ही मिलता है, 6 से 8%। ये भी डेट फंड होते हैं हमारे। तीसरा हमारा आ जाता है ELSS फंड।
ELSS फंड जो होता है हमारा, ये मीडियम रिस्क का फंड होता है। मीडियम रिस्क मतलब क्या होता है कि इसका एक तो ना ELSS का लॉकिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स का होता है, 3 साल से पहले पैसे इसमें से नहीं निकाल सकते। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी ELSS की, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसकी फुल फॉर्म ये हो गई हमारी। तो ये इसमें हमारा मीडियम रिस्क होता है। इसमें जो इंटरेस्ट जाता है हमारा, ROI जाता है इसमें हमारा 12% to 15%, इसमें हमारा ROI जाता है जो साल का हमें मिल जाता है। लेकिन कंफर्म नहीं है, मैं फिर यही कह रहा हूं, डिपेंड ऑन द मार्केट। मार्केट नीचे जाएगी तो हमारा वो ये इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जरूरी नहीं है कि हमें ये कंफर्म मिलेगा। जो लास्ट 10 इयर्स में इन ELSS ने फंड में इंटरेस्ट ROI दिया है वो 12 से 15% ही दिया है। तो ये फंड हमारा टैक्स सेविंग के लिए भी काम आता है। ठीक है, टैक्स सेविंग, ये फंड हमारा टैक्स सेविंग के लिए भी काम आता है। और जितना आप मान के चलो, आप इसमें SIP कर देते हो, सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें SIP करोगे आप 5,000 महीने की, तो जो 60,000 साल का आप जमा करोगे तो वो अपने जिस आप कैटेगरी में आते हो 80C की, तो सेक्शन 80C में आप उसको रिबेट ले सकते हो 60,000 में। तो हमारा ये टैक्स सेविंग के लिए भी काम आता है। सेक्शन 80, सेक्शन 80C में ये काम आता है हमारा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, इसको मीडियम रिस्क माना जा सकता है। नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है हमारा, ये भी मीडियम रिस्क वाला फंड होता है हमारा। इसके अंदर हमारे तीनों कैटेगरीज होती हैं। ये मीडियम टू हाई में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस फ्लेक्सी कैप में हमारे स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कैटेगरी के फंड्स इंक्लूड होते हैं फ्लेक्सी कैप। तो इसलिए हमारा ये इंटरेस्ट भी हमारा सेम 12 से 15% का रिटर्न हमें ये दे देता है साल का। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेक्सी कैप फंड होता है। ये सारे मैं बता रहा हूं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। अभी ये नहीं बता रहा कि किस किस कंपनी का कौन कौन सा अच्छा फंड है, वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो बना के दे रहा हूं कि आप इसमें से पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है। कंपाउंड जो इसमें इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड जो हमारा पैसा कंपाउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें। काफी लोग आजकल म्यूचुअल फंड की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगला आ जाता है मिड कैप फंड। ये हाई रिस्क के फंड अब जो आएंगे, इसमें रिटर्न आपको मिलता है 15 से लेके 22% तक रिटर्न। ये साल का 15 से 22% रिटर्न देता है। मिड कैप फंड हाई रिस्क फंड है ये। इसमें नीचे भी जल्दी जाता है, ऊपर भी जल्दी जाता है। मींस आपका पैसा अप डाउन होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हो, मैंने आपको फिर भी ये बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड वही करे जिसका नजरिया 10 से 15 साल का हो। 15 टू इन्वेस्ट इसमें करना है 10 से 15 साल के लिए, इससे कम के लिए मत करना बिल्कुल भी। ये मेरी रिकमेंडेशन है। वही एंटर हो इस म्यूचुअल फंड में जिसके पास 10 टू 15 इयर्स हैं। फिर आप देखना कितना पैसा बनता है, और कितना पैसा बनेगा वो मैं एक एपिसोड उसके लिए भी बनाऊंगा। वो देखना कि आप 10 साल में कितना बनता है, 5 साल में कितना बनता है, 15 में कितना बनता है, 20 में कितना बनता है, वो भी दिखाऊंगा मैं। और 5,000 की SIP से कितना बनेगा, 10 से कितना बनेगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है, अगर किसी की 25,000 भी सैलरी हो ना, तो वो भी 3 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है।
इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड है ये, जिसमें स्टॉक्स की नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अरे ये फंड मैनेजर है, अपने आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा ना हमारा पैसा लेके। हम क्यों अपने आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्यों रिस्क में पड़े हम? कई रिस्क हैं, हम हाई रिस्क वाले में नहीं कर सकते, मिड रिस्क वाले में करेंगे ना। वो फंड मैनेजर हमारा पैसा लेके खुद इन्वेस्ट करेगा, कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं है। हम क्यों करें इन्वेस्ट खुद स्टॉक्स में? नहीं है यार हमें नॉलेज। हम एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड का अपना इन्वेस्ट SIP करते हैं, हर महीने हम उसमें 5,000 डालते हैं। वो फंड मैनेजर जो होता है 5,000 लेके हमारे 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, हमें नहीं है यार नॉलेज। म्यूचुअल फंड उसी को करना चाहिए जिसको स्टॉक्स में कोई नॉलेज ना हो। मैं तो कहता हूँ ये मार्केट की नॉलेज इसमें नहीं चाहिए आपको। सिर्फ म्यूचुअल फंड खोलो, SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका इतने करोड़ों में कॉर्पस पहुंचता है, तो उसके बाद आप अपनी सैलरी मान के चलो 3 करोड़ का कॉर्पस हो गया आपका, तो एक SWP प्लान होता है जिसमें से सिस्टमैटिकल विड्रॉल प्लान, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर पूरा एक एपिसोड बनेगा। ये धीरे धीरे स्टेप बहुत है म्यूचुअल फंड के। उसमें से 1 लाख रुपए सैलरी आप कैसे निकालोगे, इतनी पेंशन इतनी अच्छी बनेगी उसकी, 2 लाख रुपए महीना भी पेंशन बनेगी, उस 3 करोड़ में से 2 लाख रुपए हर महीने आप निकालोगे। सोचो वो कब खत्म होगा जाके, और उसके बाद भी वो बढ़ता रहेगा। ये बताऊंगा, ये बात का टॉपिक है। मैं तो कहता हूं EMI पे ये जो फोन आजकल लौंडे लपाड़े लेके घूम रहे हैं ना, आईफोन जिसके हाथ में देखो, सबका आईफोन EMI पे होता है, किसी का कोई कैश पे नहीं होता। उसकी किस्त भर देंगे कि हाँ यार 5,000 रुपये महीना। ये नहीं कि वो फोन आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा, खर्चा और करवा रहा है उसको। इससे अच्छा वही 5,000 की SIP आप करो, उसका जो रिटर्न आएगा उसमें से आप लो ना। मैंने आपको 10 बार चीज ये बता रखी है कि ये EMI पे कोई चीज मत लो, EMI आपको खा जाएगी। पता नहीं क्या शानो शौकत होती है आजकल के लौंडों को, कार ले लेंगे, बाइकें ले लेंगे बड़ी बड़ी, EMI पे लेनी है यार हर चीज। अरे EMI छोड़ के अपना एक अच्छी सीधी लाइफ बिताओ, इन्वेस्टमेंट करो यार। जो सैलरी आप 25,000 कमा रहे हो उसमें से पहले अपनी इन्वेस्ट कर दो, बाकी जो बचे उसको खर्च करो। तो मिड कैप फंड हमारे ये होते हैं हाई रिस्क फंड, 15 से 22% देने वाले रिस्क, जिसको कहते हैं ROI रिटर्न देने वाले, इसको होते हैं मिड कैप फंड हमारे। ठीक है, तो इनकी SIPs करो, उधार पे कोई EMIs वगैरह बंद कर दो। ये आईफोन का लॉन्डो को अपना, ये जो लड़कियों को इंप्रेस करना होता है ना, आईफोन लेके जा रहे हैं हम भी, तो इसीलिए वो बंद कर दो। नॉर्मल एक फोन लो जिससे उससे भी काम चल सकता है, आईफोन छोड़ दो। तो अगला फंड आ जाता है हमारा लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड होता है हमारा जिसमें हमारा मीडियम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क क्या होता है कि इसमें हमारा, मैंने आपको बता रखा है, 12 से 15% कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलता है इसमें हर साल। ठीक है, तो ये भी हमारी लार्ज कैप फंड होता क्या है, ये भी चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ। लार्ज कैप फंड होता है जिसमें बड़े वॉल्यूम की कंपनीज होती हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई, जैसे टाटा हो गई। ये अपने फंड के अंदर ये कंपनियां इन्वेस्ट करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। कि इसमें मैं आपको सिर्फ फंड्स की नॉलेज बता रहा हूं अभी कि फंड कौन कौन से होते हैं। उसके लिए अलग टॉपिक बनाऊंगा मैं कि लिक्विड फंड में हमारे कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। वो जो फंड मैनेजर है वो हमारा पैसा लिक्विड फंड में लेके कौन से कंपनीज में लगाता है पैसा, कौन से स्टॉक्स में लगाता है, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। डेट फंड में कौन सी कंपनीज आती हैं जिसमें हमारा पैसा लगता है, ELSS में हमारी कौन सी कंपनीज आती हैं जो हमारा पैसा लगता है, फ्लेक्सी कैप में हमारी कौन सी कंपनीज आती हैं जिसमें पैसा लगता है, कौन से स्टॉक्स आते हैं। मतलब हम जो फंड मैनेजर है ना, वो हमारा पैसा किस में लगाता है वो भी हम देख सकते हैं कि किस में कितना कितना लगा रहा है। ठीक है, तो ये बात का टॉपिक है, मैं वो बाद में करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि लार्ज जो होती हैं, लार्ज कैप फंड होता है, उसमें 12 से 15% हमारा रिटर्न मिलता है। अब सबसे स्मॉल कैप जिसको बोलते हैं, स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप सबसे हाई और रिस्की फंड होता है, जिसमें पैसा या तो बहुत अच्छा बन जाता है या तो कम होता है, लेकिन ऊपर भी होता है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, खत्म कभी नहीं होता। मार्केट 10 कोरोना में गिरी है, वापिस उठी है। 2008 का जो सबसे डाउनफॉल आया था, उसमें कई लोगों का पोर्टफोलियो अब लोगों ने अपना बेच दिया कि यार अब तो हम नीचे गिर रहा है, पता नहीं मार्केट उठेगी कि नहीं। 4,000 पे मार्केट गई थी, आज वही 75,000 पे मार्केट है। तो मार्केट गिरती है क्योंकि नेचर है मार्केट का। मार्केट गिरती है तो मार्केट उठती भी है, ये भी सोचो।
पैसा निकालो मत गिरी मार्केट में। म्यूचुअल फंड का क्या रूल होता है और एक मार्केट का क्या रूल होता है, ये रूल मेरा याद रखना ध्यान से, जो ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने वाला हूं। आप सब्जी मंडी जाते हो, सेब लेते हो, सब्जी मंडी क्यों जाते हो? क्योंकि वहां सब्जियां सस्ती मिलती हैं, और गली में जो देने आता है वो सब्जियां बहुत महंगी देता है। हम सब्जी मंडी जाते हैं कि यार सेब कितने रुपए किलो हैं? 50 रुपए किलो। चलो दूसरी रेडी पे पता करते हैं, वो सेब कितने के हैं? चल 25 रुपए किलो। मिल गए, 25 वाले हमने उठा लिए ना। उसी तरीके का ये समझो एक सब्जी मंडी स्टॉक मार्केट है यार, वो सस्ता वाला स्टॉक है ना। अब मार्केट गिरी हुई है तो वो 25 वाली चीज हमारी 50 वाली चीज हमें 25 में मिल रही है ना, वही सेब है, तो हम 25 वाला ले लेते हैं। अब क्या होगा, हमने 25 वाले स्टॉक ले लिए, वही मार्केट जब बाद में बढ़ेगी वो 25 वाला 100 रुपए का भी तो होगा, और हमने वो स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं। वो जब मार्केट बढ़ेगी वो 25 वाला स्टॉक 100 रुपए का हो जाएगा, तो हमें कितना, एक स्टॉक पे 75 रुपए फायदा, तो हम तब बेचेंगे ना यार। हमें वापिस अगर वो 20 रुपए पे आ जाएगा तो क्यों बेचेंगे? हमने रखना है उसको, कंसिस्टेंटली हमें रखना है अपने पास पकड़ के, बेचना नहीं है उसको। 20 वाला 10 पे भी आ जाए हमें घबराना नहीं है, वो जब 100 पे आएगा यार, वो सब 200 पे आएगा, हम तब बेचेंगे उसको। पड़ा रहे कोई बात नहीं, कितने बाद आएगा? 1 साल बाद आएगा, लेकिन हमें उसको खरीदते रहना है रेगुलर। अगर वो 10 पे आएगा तब भी हमने ले लिया, अगर वो 15 पे आएगा तब भी हमने एक सेब ले लिया, अगर वो 25 पे आएगा तो फिर हमने ले लिया। इससे कहते हैं हमारी एवरेजिंग। इससे हमारा जो होता है एक स्टॉक की एवरेज बन जाती है। और अगर वो 100 पे, जो हमने 10 पे खरीदा था वो भी 100 पे बिकेगा जब वो 100 पे आएगा, 25 वाला भी 100 पे आएगा, 10 वाला भी 100 पे आएगा, 15 वाला भी 100 पे आएगा, 18 वाला पे लिया तो भी 100 पे आएगा। वो 100 से ऊपर भी जाएगा, फिर 70 भी आएगा। तो ये सोचो हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो सारे जो स्टॉक हमने लिए हैं नीचे लेवल पे, 25 पे, 15 पे, 10 पे, 5 पे, वो सारे स्टॉक 100 पे आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा? अगर हमने जो 10 पे खरीदा है वो 100 पे आ गया, तो वो हमारा 90 रुपए का प्रॉफिट देगा। जो हमने 25 पे खरीदा है तो वो 75 का प्रॉफिट देगा। जो हमारा 15 पे खरीदा है तो वो 85 रुपीज का हमें प्रॉफिट देगा। तो ये रुपी कॉस्ट जो एवरेज हमारी हो जाती है ना, स्टॉक्स की एवरेज, वो हमने तब बेचना है जाके जब वो 100 पे हो जाएगा, जब वो 150 पे हो जाएगा। 150 पे आके वो वापस नीचे जब आएगा, वो इतना नीचे नहीं आएगा, वो 50 पे आ सकता है, 70 पे आ सकता है, 60 पे आ सकता है। लेकिन आपने जो वो उस लेवल पे खरीदे हुए हैं ना, जब मार्केट गिरी थी, वो 4 साल बाद फिर मार्केट अगर कभी बीच में गिरती है या साल में कभी गिरती है, तो उस लेवल से नीचे नहीं आती है, जो मैंने देखा है। कोरोना में भी गिरी ना, वापस चढ़ गई ऊपर। आज लोगों ने वो स्टॉक बेचे हैं जो कोरोना में खरीदे थे। इसलिए मार्केट जब गिरे स्टॉक खरीदो, जब मार्केट बढ़े तब बेचो। बस मार्केट गिर रही है तो घबराना नहीं है उसमें, कभी डरो मत यार मेरा स्टॉक नीचे चला गया क्या होगा अब उसका। ठीक है, अब ये समझो क्या होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो होता है बहुत हाई रिस्की, जिसमें मैंने वेरी तक लगाया, वेरी रिस्की। तो इसमें जो होता है एसआईपी आप करते रहोगे, हर उसमें अगर स्टॉक वो 6 रुपए पे भी जा रहा है, 5 रुपए पे भी आ रहा है, 10 रुपए पे, 100 रुपए पे, 50 रुपए पे, हर एक लेवल पे आपने इन्वेस्ट करना ही है। हर महीने का एक डाउन आता है, हर महीने का एक चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव हर एक में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हाई रिस्की फंड है, इसमें पैसा बहुत बनता है। जब ये टॉपिक आएगा ना फुल, सिर्फ पूरे बोर्ड पे सिर्फ स्मॉल कैप का टॉपिक चलेगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये टॉपिक काफी लोग जानना चाहते हैं, जो मुझे कमेंट मिलते हैं ना कि सर एक म्यूचुअल फंड में एक स्मॉल कैप होता है उसके बारे में बनाओ, वो बनाऊंगा मैं इस पे, लेकिन आपको मैं शुरू से स्टार्ट करके दूंगा। इसका टॉपिक मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा, तो ध्यान से देखना पूरी सीरीज को, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला हमारा आ जाता है हाइब्रिड फंड किसको बोलते हैं। हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड नाम से ही पता चलता है, जिसके अंदर 2 फंड मिक्स होते हैं। हमारी हाइब्रिड कार आ रही है ना मारुति की आजकल एक, जिसमें पेट्रोल का भी होता है फंक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक का भी फंक्शन है, पेट्रोल के साथ एक सीएनजी का भी फंक्शन है, तो उसको हाइब्रिड कार बोलते हैं। हाइब्रिड कार होती है ये वाली जिसमें दोनों फंक्शंस होते हैं। तो हमारा हाइब्रिड का मतलब हो गया जिसके अंदर ये मीडियम रिस्क होता है, जिसके अंदर हमारा पैसा डेट फंड में भी लगता है, जो ये डेट फंड होते हैं, और हमारा पैसा स्मॉल कैप मतलब
ये वाला फंड का और ये वाला फंड, ये दोनों फंड की कैटेगरीज इस फंड में होती हैं, जिसमें डेट प्लस स्मॉल कैप सारा इक्विटी में होता है। इक्विटी, डेट और इक्विटी का मिश्रण जिसको कहते हैं ना हम, मिक्स होता है। 75 और 65 और 35 का जो कॉम्बो होता है वो इसमें, जैसे कि 35 इसमें, 65 इसमें स्मॉल कैप में लगता है, मिड इक्विटी में लगता है, तो इसको कहते हैं हम हाइब्रिड फंड। ये फंड बहुत अच्छा होता है, इसको हम बैलेंस फंड भी, इसको पहले बैलेंस कहते थे, अब इसका नया नाम आ गया हाइब्रिड फंड। ठीक है, तो ये हमारे ना फंड्स की कुछ कैटेगरीज हैं, जो ये फंड हमारे क्या होते हैं, और इस फंड में हमारा क्या होता है, इस फंड में क्या लो रिस्क है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। लिक्विड फंड जो होते हैं लो रिस्क वाले होते हैं, डेट फंड भी होते हैं लो रिस्क वाले होते हैं, ELSS फंड होते हैं हमारे, ये मीडियम रिस्क वाले होते हैं, फ्लेक्स की कैप हमारे मीडियम रिस्क होते हैं, मिड कैप फंड जो होते हैं वो हाई रिस्क ही होते हैं, लार्ज कैप मीडियम रिस्क, स्मॉल कैप वेरी हाई रिस्क, वेरी जिसको बोलते हैं वो हाई रिस्क होते हैं, हाइब्रिड फंड मीडियम रिस्क वाले होते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत टॉपिक है। इंडेक्स फंड क्या होता है हमारा, इंडेक्स फंड कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, सारे की सीरीज बनाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। बट ये जो होती हैं इनकी अगले एपिसोड में मैं ये बनाऊंगा कि लिक्विड फंड में हमारे कौन कौन से कंपनीज आती हैं। मैं आपको सिर्फ लो रिस्क वाले अगले उसमें बताऊंगा कि लो रिस्क क्या होते हैं, मीडियम रिस्क की मैं अलग सीरीज में बनाऊंगा, और हाई रिस्क वाले में कौन से स्टॉक्स आते हैं वो भी मैं अलग से बताऊंगा। मतलब कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जिनकी AUM कितना होता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की कितना कितना होता है, उसमें कितने करोड़, मतलब मान के चलो कि अगर स्मॉल कैप है उसमें छोटी कंपनीज आती हैं जो अभी नॉर्मली जिनका 100 से 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, वो कंपनीज इसमें आती हैं। वो कंपनी में अगर पैसा लगाओगे, अगर वो सीधा खड़ी हो गई, मान लो वो 5000 करोड़ की बन गई, तो आपका पैसा 10 गुना हो गया, वो स्मॉल कैप कंपनी। तो लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टेबल हैं, जैसे कि रिलायंस है, ये बहुत बड़े लेवल का समुंदर है ये, तो इसमें होता है लार्ज कैप, नाम ही पता चल रहा है आपको। मिड कैप मतलब मीडियम कैप वाली, जिसमें 100 करोड़ से 200 करोड़ की टर्नओवर की कंपनियां होती है, मान लो 500 करोड़ की, वो कितना कितना होता है वो सब मैं आपको अगले में बना के दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, कुछ ना समझ आया हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा ना समझ आया हो अगर मैं समझा रहा हूं तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो, कमेंट में सारे पढ़ता हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगला एपिसोड जरूर देखना। हर स्टॉक्स किसमें कौन कौन से EOM की कंपनियां आती हैं, कितने करोड़ वाली होती हैं, कितने टर्नओवर की होती हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार, एक लाइक का बटन दबाना होता है यार प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।